5 महीने पूरे हो चुके थे। नील को भी रोहन के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। एक दिन कॉलेज से टूर जा रहा था। सभी लोग जा रहे थे। 12 तारीख को सबको निकलना था। अर्पिता ने भी घर पर पूछा तो पहले तो अवनी और सुमित ने मना कर दिया, लेकिन जब उसने ज़्यादा जिद की तो वो उसे भेजने के लिए तैयार हो गए। वो लोग सुमीरगढ़ जा रहे थे। हिस्ट्री के स्टूडेंट होने की वजह से वहाँ पर उन्हें जानकारी इकट्ठी करके अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था। सुमीरगढ़ अपने रहस्यमयी किलों के लिए जाना जाता था। उन्हीं के बारे में रिसर्च के लिए सबका टूर जा रहा था। सुमीरगढ़ से प्रतापगढ़ सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर था। अवनी तो नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन जब सुमित ने कहा कि वहाँ नील और तान्या भी होंगे और टीचर्स और बाकी के दोस्त भी, तब वो उसे भेजने के लिए मान गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाली 15 तारीख को चंद्र ग्रहण है। अवनी और सुमित ने नील को अर्पिता को कभी भी अकेले नहीं छोड़ने के लिए कहा। नील ने उससे कहा कि वो हर वक्त उसके साथ ही रहेगा। अर्पिता अब खुशी खुशी वहां जाने की तैयारी करने लगी। वो खुश थी कि उसे रोहन के साथ अकेले टाइम गुजारने का मौका भी मिलेगा। रोहन भी बहुत खुश था। 12 तारीख को तय समय पर तैयार होकर सब बस के पास पहुंच गए। अवनी अर्पिता को भेजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सबके साथ की वजह से उसने अर्पिता को भेज दिया और साथ ही नील को उसका ध्यान रखने के लिए भी कहा। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि वो उसकी बेटी को सकुशल उसके पास वापस भेज दे। अर्पिता आकर रोहन के साथ बैठ गई। नील प्रतीक के साथ उसके दूसरी तरफ बैठा था। तान्या, पार्थ, सिमरन, सोनाली और कीर्ति के साथ सबसे पीछे बैठे गप्पे लगा रही थी। नील ने प्रतीक से कहा कि हमें अर्पिता पर हर वक्त नज़र रखनी है और वो 1 मिनट के लिए भी हमारी नज़रों से दूर नहीं जानी चाहिए, और जहाँ तक हो सके उसे रोहन से तो बिल्कुल ही दूर रखना है। प्रतीक भी यही चाहता था तो उसने तुरंत हाँ कर दी। रोहन आज बहुत खुश था। अर्पिता भी उससे हंसकर बातें कर रही थी। उसे ख्याल ही नहीं था कि बस में कोई और भी है। थोड़ी देर बाद नील ने अपने कानों में ईयरफोन लगाए और आंखें बंद करके पीछे सीट पर टेक लेकर बैठ गया। जब प्रतीक को लगा कि नील शायद अब सो गया है, वो पीछे बाकी सबके साथ आकर बैठ गया, जहां से वो हर किसी को आसानी से देख सकता था। थोड़ी देर तक वो चुपचाप बैठा रहा, लेकिन जब उससे नहीं रहा गया तो उसने तान्या से कहा, चल ना यार, अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ सही बोल रहा है, चल ठीक है, तान्या ने कहा। ठीक है, मैं और पार्थ एक टीम में और तुम सब एक टीम में, प्रतीक ने भी हामी मिलाई। तान्या ने उसकी बात पर हाँ कहा। उसने अर्पिता से भी पूछा खेलने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। प्रतीक को यह सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन वो चुपचाप खेलने लगा। ठीक है, फिर मैं गाता हूँ, प्रतीक ने शुरुआत की। हाँ गाओ, तान्या ने भी कहा। प्रतीक अर्पिता की तरफ देखते हुए गाने लगता है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तान्या र से गाती है। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। प्रतीक फिर से अर्पिता की तरफ देखते हुए आगे य से गाता है। यारा दिल से दिल मिला ले, पलकों में तू मुझे सजा ले। तान्या उसको अर्पिता को देखते देख लेती है और उसके कान में कहती है, मुझे पता है अब दी को बहुत पसंद करते हो और मुझे भी वो रोहन बिल्कुल नहीं पसंद। आपकी और दी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। प्रतीक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। ऐसे ही अंताक्षरी खेलते हुए सब अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। सबके लिए वहां पर होटल बुक होता है और शाम भी हो गई है, इसलिए सारे टीचर्स उन्हें आराम करने का बोलकर और कल सुबह के लिए तैयार रहने के लिए अब कहकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अर्पिता भी अपने रूम में जाकर आराम करने लगती है। नील तान्या को भी उसी रूम में शिफ्ट करा देता है और उस पर नज़र रखने के लिए बोलता है। तान्या नील की हर बात मानती है, इसीलिए वो बिना कुछ सवाल किए हाँ कहकर अपने रूम में चली जाती है। नील भी प्रतीक के साथ उसके रूम पर आ जाता है।
नील तान्या को अर्पिता के कमरे में सुलाकर खुद प्रतीक के कमरे में आ जाता है। उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसे किसी भी हाल में अर्पिता की रक्षा करनी थी। कट। उसने बड़े पापा से वादा किया था कि वो अर्पिता को कुछ नहीं होने देगा। नील जब प्रतीक के रूम में आया तब प्रतीक जग रहा था। उसकी आंखों की नींद भी गायब थी। उसने जैसे ही किसी के आने की आहट सुनी तो आवाज़ दी, कौन है? नील ने जवाब दिया, मैं हूँ यार, क्या हुआ? तू अभी तक सोया नहीं? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही। वैसे तू कहाँ से आ रहा है? प्रतीक ने पूछा। नील ने उसके पास बैठते हुए जवाब दिया, तान्या को अर्पिता के रूम पे सुलाने गया था। न जाने क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अर्पिता सो गई क्या? प्रतीक ने सवाल किया। हाँ शायद, लेकिन हमें पूरी रात जाग कर गुजारनी होगी, नील ने कहा। ठीक है, हम बारी बारी से जग कर पहरा देंगे, प्रतीक ने कुछ सोचने के बाद बोला। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ देर तक दोनों शांत रहे। फिर बहुत सोचने के बाद प्रतीक बोला, तुझे एक बात बताऊँ? हाँ बता ना, नील ने कहा। पहले प्रॉमिस कर तू गुस्सा नहीं करेगा, प्रतीक ने कहा। ठीक है, पहले बता तो सही, प्रतीक ने अब कहा। मुझे लगता है मैं अर्पिता को पसंद करने लगा हूँ। प्रतीक की बात सुनकर कुछ देर के लिए नील शॉक हो गया और उसकी आंखें लाल हो गई। एक पल के लिए तो प्रतीक बहुत डर गया कि तभी नील ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है मेरी बहन को तुझसे ज़्यादा प्यार कोई कर नहीं सकता। बहुत पहले से जानता था मैं कि तू अर्पिता को पसंद करता है, लेकिन अब पहले हम दोनों को मिलकर उसकी रक्षा करनी होगी। उस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जिस दिन रोहन की असलियत सामने आ जाएगी उस दिन रोहन का नशा उस पर से उतर जाएगा, और जब सब सही हो जाएगा तो अर्पिता को भी तुम्हारा प्यार समझ आ जाएगा। तब तक हमें उसे हर मुसीबत से बचाना है। आने वाली पूर्णमासी उसकी ज़िंदगी की सबसे काली रात होने वाली है। हमें किसी भी हाल में उसे उस दिन सुरक्षित रखना है। प्रतीक जो अभी तक चुपचाप नील की बातें सुन रहा था, जैसे ही उसने पूर्णमासी वाली बात सुनी तो उसे याद आया कि अभी 2 दिन बाद ही पूर्णमासी है और हम तब भी यहीं होंगे। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उन आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, किसी को खोने का डर। उसने डरते हुए कहा, लेकिन पूर्णमासी तो 2 दिन बाद ही है और साथ ही चंद्र ग्रहण भी। नील ने जैसे ही प्रतीक की बात सुनी उसके होश उड़ गए। उसने पूछा, क्या? और हम घर से इतनी दूर है, अब कैसे भी करके हमें अर्पिता की रक्षा करनी ही होगी। ठीक है, तू अभी सो जा, जब मुझे नींद आएगी तो मैं तुझे जगा दूंगा। नील वहीं पर पड़ी कुर्सी में बैठ गया और उसने अपना गेट खुला छोड़ दिया, क्योंकि उसके सामने का रूम अर्पिता का था। प्रतीक सोने के लिए लेट गया, लेकिन उसे भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। कैसे भी करके वो रात गुजर गई। अगली सुबह जब दोनों ने अर्पिता को उठकर बाहर आते देखा तो उनकी जान में जान आई। सुबह सब तैयार होकर नाश्ता करके सुमेरगढ़ का किला देखने के लिए निकल गए। सब ने दिन भर घूमकर किले के बारे में जानकारी इकट्ठी की और शाम को वापस अपने रूम पर लौट आए। अर्पिता तो बस पूरे दिन रोहन के साथ ही घूमती रही और प्रतीक, रोहन और तान्या उसे रोहन से दूर करने के उपाय खोजते रहे। उस रात भी सब कुछ ठीक रहा और सब ने बारी बारी से जग कर पहरा दिया। आज 14 तारीख थी और अभी तक सब ठीक था। अर्पिता सकुशल थी, इसलिए बाकी सब खुश थे। नील और प्रतीक ने बाकी सारे दोस्तों को ये बात बता दी थी, सिवाय रोहन के। पहले तो उन लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब नील ने बताया कि ये सब उसके बड़े पापा और बड़ी माँ ने आंखों देखा है तो उन्हें भी यकीन होने लगा। आज फिर सब तैयार होकर सुमेरगढ़ के दूसरे किले में घूमने गए। ये सुमेरगढ़ का सबसे ऊंचा किला था। ये राजा जसवंत सिंह ने बनवाया था। इस किले की चोटी से आसपास 30 किलोमीटर तक दूरबीन से देखा जा सकता था। राजा जसवंत सिंह के खास आदमियों को ही उस पर चढ़ने की इजाज़त थी। वो उस किले में चढ़कर आसपास के शत्रुओं की जानकारी राजा को देते थे। राजा जसवंत सिंह के मरने के बाद रानी वीरमती ने उस किले को बंद करवा दिया था, क्योंकि उसी किले के छत से गिरकर राजा की मौत हुई थी। अभी कुछ साल पहले ही सरकार ने पर्यटन के लिए उस किले को खोल दिया था, लेकिन ऊपर चढ़ने की इजाज़त किसी को नहीं थी। बाकी सब किले के हिस्से के नीचे का मुआयना कर रहे थे और उस पर लिखे लेखों को पढ़ रहे थे जो संस्कृत भाषा में थी। तभी रोहन ने अर्पिता को किले के ऊपरी हिस्से में चढ़ने के लिए कहा। पहले तो अर्पिता ने मना किया,
लेकिन जब रोहन ने जिद की तो वो ऊपर जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे भी वो रोहन की किसी भी बात को मना नहीं करती थी। दोनों छुपते छुपाते ऊपर चढ़ गए। सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़ने के बाद उन्होंने जैसे ही सामने देखा तो उन्हें वो दूरबीन वैसी ही रखी दिखाई दी जैसे सालों पहले रखी गई थी, बस उसे कपड़े से ढक दिया गया था। अर्पिता को दूरबीन देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतने सालों में न जाने कितनी बारिश हुई होगी और न जाने कितने तूफान आए होंगे, फिर भी ये इस खुले आसमान के नीचे आज भी पूरी तरह सुरक्षित है। रोहन ने उससे कहा, क्या तुम इस दूरबीन से आसपास की निगाहें देखना चाहोगी? सुना है इस दूरबीन से 30 किलोमीटर तक का शहर देखा जा सकता है। अर्पिता ने आश्चर्य से पूछा, सच में? रोहन ने कहा, हाँ, तुमने इतिहास नहीं पढ़ा क्या इस किले का? राजा जसवंत सिंह ने यह किला विशेष तौर पर अपने आसपास के राज्यों पर नजर रखने के लिए ही तो बनवाया था। और तो और इसे प्रतापगढ़ का वो किला भी दिखाई देता है जो अपने अंदर सैकड़ों रहस्य समेटे हुए है। अर्पिता अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने? प्रतापगढ़? ये नाम तो ऐसा लग रहा है कि कई बार सुना है। ऐसा लगता है मेरा कुछ रिश्ता है प्रतापगढ़ से, पर कुछ याद नहीं आ रहा। रोहन ने अब उसके सर को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस दूरबीन से प्रतापगढ़ का किला देख सकती हो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खुद भी वहाँ ले जा सकता हूँ। अर्पिता ने आश्चर्य से कहा, क्या सच में तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? रोहन ने वापस से कहा, हाँ बिल्कुल, जब भी तुम चाहो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। प्रतापगढ़ यहाँ से 30 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम ये बात किसी को कहोगी नहीं और मैं जो भी बोलूँगा तुम मेरी हर बात मानोगी। अर्पिता ने कुछ सोच कर बोला, ठीक है, किसी से नहीं बताऊँगी और तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। रोहन ने कहा, ठीक है, फिर आज रात हम सब के सोने के बाद चलेंगे। और हाँ, आज जो खाना आए उसे तुम मत खाना। क्यों? खाना क्यों नहीं? अर्पिता ने पूछा। क्योंकि उसमें नींद की गोली मिली होगी ताकि हम जाते हुए कोई देख ना पाए, वरना कोई जाने नहीं देगा। सब सोचते हैं प्रतापगढ़ अभिशप्त है, लेकिन ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। रोहन ने कहा, ठीक है, अब इससे पहले कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ आए, इस दूरबीन को सेट करने में मेरी मदद करो ताकि मैं प्रतापगढ़ का वो रहस्यमय किला देख सकूं। अर्पिता ने उससे कहा, ठीक है। रोहन ने इतना कहकर प्रतापगढ़ की दिशा में दूरबीन सेट कर दी। दूसरी तरफ नीचे सब अर्पिता को ढूंढ रहे थे। नील प्रतीक से बोला, अब ये अर्पिता कहाँ गई? प्रतीक परेशान होकर बोला, अरे यार, अभी तो ये लड़की यहीं पर थी, पता नहीं इसे कुछ समझ क्यों नहीं आता। उसे रोहन के सिवाय कुछ वक्त दिखाई देता है, नील ने कहा, पर रोहन भी तो गायब है। कहीं वो अर्पिता को लेकर किले के ऊपरी हिस्से में तो नहीं चला गया? प्रतीक ने कहा, हो सकता है, हमें ऊपर चलकर देखना चाहिए। नील और प्रतीक ऊपर जाने लगते हैं कि तभी तान्या आ जाती है। ओए, ऊपर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ऊपर जाना तो मना है ना, तान्या ने कहा। अर्पिता कहीं चली गई है और रोहन भी गायब है। हमें लगता है रोहन अर्पिता को लेकर ऊपर गया है, नील ने कहा। ठीक है, रुको, मैं भी चलती हूँ, तान्या ने कहा। तुम यहीं रुको और बाकी सबका ध्यान हम पर से हटाओ, नील ने उससे कहा। तान्या ने ठीक है कहकर उसे जाने के लिए कहा। नील जैसे ही ऊपर जाने लगता है, पीछे से अर्पिता रोहन के साथ आकर आवाज देती है, भाई आप ऊपर कहाँ जा रहे? ऊपर जाना तो मना है ना। नील वहीं रुक जाता है और वापस नीचे आने लगता है। प्रतीक भी लौट आता है। अरे कुछ नहीं, तुम दिख नहीं रही थी, इसीलिए तुम्हें देखने ऊपर जा रहे थे, नील ने कहा। ओह, मैं तो बाहर ही थी, चलिए प्रोफेसर बुला रहे, अर्पिता ने कहा। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ, नील ने कहा। अर्पिता रोहन के साथ बाहर चली जाती है और उससे कहती है, शुक्र है तुम मुझे दूसरी तरफ की सीढ़ियों से नीचे ले आए, वरना हमारा प्लान फेल हो जाता, इसीलिए तो मैंने उस तरफ से आने से मना किया था, रोहन ने कहा। वैसे तुम्हें उन सीढ़ियों का पता कैसे है? अर्पिता ने पूछा। क्योंकि वो सीढ़ियाँ मैंने ही, अरे मेरा मतलब वो एक बार मैं यहाँ आया था तो देखी थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें प्रतापगढ़ कैसा लगा? रोहन ने पूछा। प्रतापगढ़ बहुत ही रहस्यमयी, ऐसा लगता है अपने अंदर सैकड़ों रहस्यों को समेटे हुए है, अर्पिता ने कहा। हाँ वो तो है, कुछ सोचकर रोहन ने कहा। दोनों बातें करते हुए बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नील प्रतीक से कहता है, हमने तो इसे हर जगह देख लिया था, ये हमें कहीं नहीं दिखी, फिर अचानक ये ऐसे बाहर से कैसे आई? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मुझे भी लग रहा, प्रतीक ने कहा। आज रात हमें बहुत सावधान रहना होगा, कुछ भी हो सकता है, नील ने कहा। और अब वो तान्या से बोलता है, तान्या आज रात तुम्हें सोना नहीं है, पूरी रात जागकर अर्पिता पर नजर रखनी है।
ठीक है भाई, तान्या ने कहा। इतना कहकर वो भी किले से बाहर निकल आती है। उनके बाहर निकलते ही किला किसी की हंसी की आवाज़ से गूंज गया। शायद कुछ राज इस किले में भी दफन थे जो प्रतापगढ़ के रहस्य से जुड़े थे। किले में चारों तरफ घूमने के बाद शाम को सब प्रोफेसर्स के साथ वापस होटल में लौट आए। प्लान के मुताबिक आज रात को सबके सोने के बाद रोहन और अर्पिता भागने वाले थे और दूसरी तरफ नील ने प्रतीक, तान्या और बाकी सबको आज सोने के लिए ही मना कर दिया था। रात में सबने खाना खा लिया सिवाय अर्पिता, रोहन और प्रतीक के। प्रतीक ने सिर्फ जूस पिया क्योंकि रात में अक्सर बहुत कम खाना खाया करता था या फिर बिल्कुल नहीं खाता था। रोहन और अर्पिता को ये बात पता नहीं थी। उन्हें लगा कि सबने खाना खा लिया होगा। उन्होंने अपना खाना रूम में ही मंगवा लिया था और अर्पिता ने तान्या की नज़रों से बचकर खाना डस्टबिन में फेंक दिया। रोहन ने होटल के स्टाफ को पैसे देकर एक जीप का बंदोबस्त करा लिया था जिससे कि वो आसानी से भाग सके। 10 बज चुके थे और अब दोनों सबके सोने का इंतज़ार करने लगे। खाने में नींद की गोली मिली होने की वजह से सबको जल्दी ही नींद आने लगी। प्रतीक को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो छत पर टहलने चला गया। जब वो छत पर गया था तब सब जग रहे थे, इसीलिए उसे लगा आज तो सब जग ही रहे होंगे, अभी थोड़ी देर में नीचे चला जाऊंगा। दूसरी तरफ जब सब सो गए तो अर्पिता ने रोहन को मैसेज किया, सब सो गए हैं लगता है। उधर से रोहन ने रिप्लाई किया, ठीक है फिर देर नहीं करो, चलो निकलते हैं। अर्पिता ने वापस मैसेज किया, कहाँ जाना है? रोहन ने वापस से रिप्लाई किया, तुम निकल कर बाहर खड़ी जीप में बैठो, मैं अभी आता हूँ। अर्पिता ने ओके का रिप्लाई किया और फिर अपने बैग में ज़रूरत की चीज़ें रखने लगी। वो बैग उठाकर अब निकल गई। उसने एक नज़र आसपास के रूम पर डाली तो उस आसपास सब लोग सोए हुए थे। वो नीचे जाकर गेट पर खड़ी जीप में बैठ गई। रोहन भी पीछे पीछे आया और वो भी जाकर जीप में बैठ गया। लाइट न होने की वजह से पूरे होटल में अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा था। रोहन ने जैसे ही जीप स्टार्ट की, जीप की आवाज़ छत पर टहल रहे प्रतीक के कानों में पड़ी। उसने जैसे ही बाहर झांक कर देखा, उसे जीप की हेडलाइट जलती दिखाई दी और उस पर बैठे 2 लोगों का साया साफ दिखा। वो अभी नीचे देख ही रहा था कि तब तक रोहन ने जीप आगे बढ़ा दी और वो दोनों वहां से निकल गए। प्रतीक जल्दी से उतर कर नीचे आया और दौड़कर गेट की तरफ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग उसकी नज़रों से दूर निकल गए थे। प्रतीक वापस भागकर अंदर गया और उसने सबसे पहले अर्पिता का कमरा चेक किया, जहां से अर्पिता गायब थी और तान्या सोई थी। फिर वो नील के कमरे में गया तो उसने देखा कि नील भी सोया हुआ है। उसने उसको जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो बहुत गहरी नींद में सोया था। अब प्रतीक के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और इतने सुनसान इलाके में उसे कोई साधन भी नहीं मिलने वाला था जिससे वो उन दोनों का पीछा कर सके। इसलिए वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। दूसरी तरफ अर्पिता और रोहन सुबह तक सुमीरगढ़ को पार करके प्रतापगढ़ के करीब पहुंच चुके थे और अब सिर्फ 2 घंटे का रास्ता बाकी था। सूर्योदय पूरी तरह नहीं हुआ था। वो लगातार अपनी जीप भगाए जा रहे थे। इधर हल्की रोशनी होते ही प्रतीक अकेला ही प्रतापगढ़ के लिए निकल गया, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि रोहन अर्पिता को प्रतापगढ़ ले गया होगा। दूसरी तरफ आज अवनी ने फिर से वही सपना देखा और चौंक कर जग गई। सुमित ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, परेशान मत हो, हमें और अर्पिता को कुछ नहीं होगा। लेकिन अवनी को चैन नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसने अर्पिता के फ़ोन पर कॉल किया। बेल लगातार जा रही थी लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि अर्पिता ने अपने फ़ोन को साइलेंट करके बैग में डाल दिया था। अब अवनी और ज़्यादा परेशान हो गई और बोली, सुमित, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्पिता किसी मुसीबत में है। सुमित उसे समझाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, उसे अब कुछ नहीं होगा, तुम ज़्यादा मत सोचा करो। पर फिर भी अवनी परेशान होते हुए बोलने लगी, नहीं सुमित, इससे पहले मैंने इतना बुरा सपना कभी नहीं देखा और आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और अब तो अवनी भी कॉल नहीं उठा रही। सुमित ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम एक काम करो, नील को कॉल करो। अवनी ने अब नील को कॉल किया। 1-2 कॉल के बाद फ़ोन की आवाज़ से नील की नींद खुल गई और उसने बिना देखे ही फ़ोन उठाकर कहा, हेलो कौन? दूसरी तरफ से अवनी की आवाज़ आई, नील मैं बोल रही हूँ। अवनी की आवाज़ सुनकर नील की आंख पूरी तरह खुल गई और उसे याद आया कि वो आज पूरी रात सोया था। नील ने एक बार अर्पिता का ख्याल करके बेड पर बैठते हुए कहा, बड़ी माँ आप? हाँ बताइए, कैसे हैं आप? अवनी ने थोड़ा जल्दबाजी में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, अर्पिता कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही, तुम प्लीज़ मेरी उससे बात करवा दो। नील को अब एक एक करके रात की सारी बातें याद आने लगी और वो झटके से बेड से उतरकर अर्पिता के रूम की तरफ भागा।
उसने जैसे ही दरवाजे पर धक्का दिया, दरवाज़ा एक झटके में खुल गया और रूम की हालत देखकर नील की आंखें खुली की खुली रह गई। उसका चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया। तान्या रूम में सोई थी, लेकिन अर्पिता का तो कहीं पता नहीं था। उसका बैग भी गायब था। नील के किसी अनहोनी का डर सताने लगा। इधर अवनी अभी भी परेशान थी और एक बार अर्पिता से बात करना चाहती थी। नील अर्पिता को रूम में ना पाकर अवनी का फ़ोन कॉल भूल चुका था और वो तान्या को जगाने लगा। नील तान्या की चादर हटाते हुए बोला, तान्या उठो। उसने एक दो बार तान्या को आवाज़ लगाई तो थोड़ी देर बाद तान्या अंगड़ाई लेते हुए बोली, क्या हुआ भाई, क्यों सुबह सुबह जगा रहे हो? इतनी अच्छी तो नींद आ रही थी। नील ने घबराते हुए कहा, तान्या वो अर्पिता। अर्पिता का नाम सुनकर तान्या की नींद एक झटके में खुल गई और दूसरी तरफ अवनी का दिल भी तेजी से धक धक करने लगा। तान्या ने झटके से अपने बगल में बेड में देखा और हड़बड़ा कर बोली, भाई दी तो यहाँ नहीं है और उनका बैग भी गायब है। नील ने उसे ढूंढ कर देख कर बोला, कुछ भी करके हमें जल्दी से जल्दी अर्पिता को ढूंढना होगा, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तान्या ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भाई, लेकिन हम लोग सोए कैसे? नील कुछ सोचते हुए बोला, शायद हमारे खाने में नींद की गोली मिलाई गई थी और ये होटल का स्टॉप भी रोहन से मिला हुआ है। तान्या बेड से उतर कर बोली, रुको, मैं अभी जाकर इन होटल वालों की खबर लेती हूँ। पर नील ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, अभी सबसे पहले हमें अर्पिता को ढूंढना होगा। होटल स्टाफ से हम बाद में निपटते हैं। इतना बोलकर वो दोनों रूम से बाहर निकल आते हैं और प्रतीक को खोजने लगते हैं। नील तान्या को अर्पिता के बारे में बताने के चक्कर में ये भूल गया था कि वो अवनी से बात कर रहा था। अवनी ने फ़ोन पर तान्या और नील की सारी बातें सुन ली थी और वो सुमित से बोली, सुमित, हमें इसी वक्त प्रतापगढ़ के लिए निकलना होगा। सुमित ने अपने चेहरे पर चिंता लाते हुए पूछा, क्या हुआ अवनी? ऐसा क्या हो गया जो हमें प्रतापगढ़ जाना पड़ेगा? और अर्पिता कहाँ है? ठीक तो है ना वो? तुम दोबारा उस मनहूस जगह क्यों जाना चाहती हो? अवनी ने परेशान होकर कहा, वो जगह मनहूस नहीं है सुमित, हमारी किस्मत ही मनहूस है और अर्पिता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। तुम अभी निकलने का इंतजाम करो, मैं बाकी की बातें तुम्हें रास्ते में बताऊंगी। अवनी की बात सुनकर सुमित बाहर जाकर गाड़ी निकलने लगा। दूसरी तरफ तान्या और नील प्रतीक को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे प्रतीक कहीं नहीं मिला। नील उसे ढूंढते हुए अपने कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि प्रतीक का बैग भी वहां पर नहीं था। वो वापस से बाहर जाने लगा कि उसे प्रतीक के बेड पर एक खत मिला। उसने वो खत उठाकर पढ़ना शुरू किया। नील, मैं अर्पिता और रोहन के पीछे प्रतापगढ़ जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद तुम्हारे खाने में नींद की गोली मिलाई गई थी, इसलिए तुम नहीं जगे। मैं अर्पिता से बहुत प्यार करता हूँ और वादा करता हूँ कि अगर अर्पिता को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा, लेकिन उसे कुछ नहीं होने दूंगा। प्रतीक का प्यार देखकर नील की आंखों में आंसू आ गए। वो भी तान्या और बाकी दोस्तों के साथ प्रतापगढ़ के रहस्य को जानने के लिए निकल पड़ा। तब तक सुबह के 12 बज चुके थे और उनके पास अब सिर्फ 12 घंटे का समय बचा था। अगले 12 घंटे उनकी जिंदगी तय करने वाले थे। तो क्या पिशाचिनी फिर लौट आएगी या अवनी बचा लेगी अपनी बेटी को? रोहन का पिशाचिनी से क्या संबंध था? इन सारे सवालों के जवाब अगले और आखिरी भाग में मिलेंगे। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। IQ